हेलो फ्रेंड्स, मैं नित्यान शुक्ला हिस्ट्री मैवी पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 5वां एपिसोड है। हम 4 एपिसोड पढ़ चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में। फिर हमने गुलाम वंश पढ़ा। गुलाम वंश को हमने 2 पार्ट में पढ़ा है क्योंकि 3 ही मुख्य सुल्तान हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। रजिया सुल्तान, बाकी लोगों के बारे में बहुत कुछ है नहीं। बलबन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत एग्जाम्स में आया, मेंस में भी आता है, वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत बार बलबन के बारे में पूछा गया है। कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं बलबन के बारे में, जिनके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बलबन के जन्म के बारे में कुछ डिटेल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उसे बचपन में ही मंगोल उठा ले गए थे। अगर आप देखेंगे, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि पहले तुर्क क्या करते थे, तुर्क में क्या होता था। बलबन के लेके गए, बलबन के साथ क्या हुआ, ये सिनेरियो आप समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया, जो इल्तुतमिश के साथ हमने बताया, ऐबक के साथ बताया। तुर्क में क्या होता था, वो बच्चों को ले जाते थे और बच्चों को ही गुलाम खरीद लेते थे, गुलाम की तरह रखते थे और उनको पढ़ाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था, युद्ध लड़ने का एजुकेशन दिया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया था अच्छे अच्छे पदों में जाने के लिए। प्रशासनिक रूप से उसे प्योर ट्रेंड किया जाता था। ये प्रशासनिक चीज़ों के बारे में उनको ट्रेंड किया जाता था, युद्ध कौशल था, ठीक है, एजुकेटेड किया जाता था। इसलिए क्योंकि उनका दाम अच्छा मिल सके। जब वेल ट्रेंड रहेंगे, स्किल्ड लेबर रहेगा तो उसकी डिमांड रहेगी मार्केट में। ठीक है, इसीलिए मोदी जी स्किल्ड इंडिया चलाते, तो वो स्किल्ड रहेंगे। इसीलिए गुलाम वंश में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर इसलिए गए क्योंकि उस टाइम पे इम्पोर्टेंस थी आपके क्वालिटी की। ठीक है, क्वालिटी बेस्ड लोगों को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। ठीक है, तो बलबन को उठा ले गए और बगदाद में गुलाम के रूप में भेज दिया। ठीक है, जमालुद्दीन वहाँ से मिला और उसे दिल्ली लेके आया, गुजरात के रास्ते से, और उसे दिल्ली लाया। और ग्वालियर विजय के बाद जो है इल्तुतमिश जो है उसे खरीदा। इल्तुतमिश ने इसे खरीद नहीं रहा था, इसका कद बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा कम था। इल्तुतमिश ने इससे बोला कि तुम युद्ध तो लड़ोगे नहीं, युद्ध हम तुमको लड़ाएंगे नहीं, तो तुम करोगे क्या आखिर। तो उसने अपनी बातों से इल्तुतमिश को बहुत प्रभावित किया कि हम बहुत कुछ अपनी क्वालिटीज़ बताई कि वो क्या क्या कर सकता है। इल्तुतमिश उससे बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होने की ही देन है कि उसे खासदार पद, मतलब अपना पर्सनल असिस्टेंट की तरह रखा। और यही टर्निंग पॉइंट था कि चूंकि पर्सनल असिस्टेंट हो बना था तो उसको महल के अंदर क्या क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी थी। उसको ये भी जानकारी थी कि कौन क्या सोच रहा है और सरदारों का किसका कितना रोल है और किसको कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा। ये उसने रणनीतियाँ तभी से बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया बनी। तो जो जो भी शासक बना उसके अंडर में कुछ ना कुछ करता रहा और चूंकि हर बार इसको प्रमोशन मिलता रहा क्योंकि इस सीनियरिटी लेवल पे सीनियर था तो इसको प्रमोशन भी मिलता रहा। जब रजिया बनी तो इसे आमिर शिकार के महत्वपूर्ण पद पर रखा, लेकिन रजिया के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ जिसमें तुर्क सरदारों ने षड्यंत्र रचा उसमें बलबन भी शामिल था। ठीक है, उस पद से हटाने में, बहराम शाह को गद्दी पे बैठाने में। मैंने बताया कि उसको भटिंडा में जेल में बंद कर दिया गया और इसे बहराम साहब को यहाँ पे राजाभिषेक कर दिया गया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई रजिया सुल्तान की। तो जब बहराम शाह को गद्दी बिठाए तो बहराम शाह ने इसे जो है आमिर आखुर, मतलब अश्वशाला का प्रधान बना दिया। अश्वशाला मतलब जहाँ घोड़े रखे जाते थे, ठीक है, उसका प्रधान बना दिया है। बहराम शाह को जब शासन से हटाया तो उसमें मसूद शाह को गद्दी पर बैठने में भी बलबन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन अब बलबन का योगदान बढ़ता गया, जैसे इसकी पकड़ बढ़ती गई सरदारों में भी और बाकी लोगों में भी, तो ये भरोसेमंद सबका बनता गया। तो बहराम शाह को जब शासन से हटाया तो तुर्क सरदार इससे बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, इसने जो इसकी रणनीति काम आई और इतना प्रसन्न हुए वो कि उन्होंने जब मसूद शाह बना तो उन्होंने ही इसको रेफरेंस दिया और इसको जो है हाँसी की सूबेदारी दी। मतलब जो तुर्क सरदार थे उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इसे जो है सूबेदारी, हाँसी की सूबेदारी दे दीजिए, तो वहाँ का ये सूबेदार बना। ठीक है, उसके बाद मसूद शाह को गद्दी से हटाना पूर्ण रूप से जो है बलबन का ही टारगेट था। बलबन को मालूम था कि अगर इसे गद्दी पर हटाए तो हमारा रास्ता धीरे धीरे साफ हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम एक पद होता था नाइब। नाइब का पद जो है एक तरह से प्रधानमंत्री का पद था। ठीक है, अब नसरुद्दीन को गद्दी पे इसने बैठाया, पूर्ण रूप से अगर किसी का योगदान था तो बलबन का ही था। ठीक है, और 1949 ईस्वी में जो है बलबन ने जो है जब इसे गद्दी पर बिठाया तो बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी तो नसरुद्दीन के सामने इसकी एक इमेज और बड़ी हो गई, एक लेवल और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि इसको तुरंत जो है उल्गू खां की उपाधि दी गई और नायबे मामलिकात जो है पद मिल गया, इसको जो चाहिए था उस टाइम पे इसको मिल गया।
अब जो तुर्क सरदार थे, जो कभी इसके इक्विवेलेंट थे, इसकी बराबरी में थे, उनको ये समझ में आने लगा कि ये तो हमसे बहुत ऊपर चला गया। जब कोई भी आपके इक्विवेलेंट जो होगा अचानक से वो ऊपर जाने लगेगा तो आदमी को खटकता है, और यहाँ पे यही हुआ। लोग इससे जलने लगे और इसके खिलाफ रणनीति बनाने लगे, और एक मतलब नसीरुद्दीन के कान भरे जाने लगे कि भाई ये कब्जा कर लेगा, ये है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में डाली गई, जिसकी वजह से उसने इसको पद से हटा दिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, पद से हटा के एक जगह सूबेदार बना देगा। लेकिन फिर इसने जो है अपनी रणनीति से ऐसे माहौल पैदा किए कि इसको मजबूरी में फिर से जो है नायब मामलिकात पद पे इसको बैठाना पड़ा, ठीक है। और इसकी रणनीति ऐसे ही काम करती रही, और इसके पूरा का पूरा कंट्रोल इस टाइम बलबन के हाथ में था, क्योंकि नसीरुद्दीन उतना योग्य शासक था नहीं, तो सारा काम धाम जो था, सारे डिसीजन जो है अंदर ही अंदर बलबन के हाथों लिए जा रहे थे। बलबन के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता की बागडोर थी एक तरह से, इसीलिए इसके जाते ही बलबन गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अब बलबन जब सुल्तान बन गया, तब बलबन के कार्य, सुल्तान बनने के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी आपको ये स्लाइड बनाई गई, इस पर बड़ी मेहनत हुई है, बहुत सारी बुक्स के रेफरेंस को मैंने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि जब आप अलग अलग बुक्स को पढ़ेंगे तो LP शर्मा की बुक है, आप पढ़ सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हरियाणा बोर्ड की भी हिस्ट्री है वो भी पढ़ सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जगहों से इसके रेफरेंस लेकर हमने इसको बनाया है। तो ये स्लाइड आपको PDF के रूप में हिस्ट्री माई वे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ये आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको तैयार किया। जो भी मैंने इसमें कंटेंट काफ़ी कुछ लिखा हुआ, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, हम आपको वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बताने के लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो बलबन जब गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है। अब उस टाइम क्या था कि ये जो शख्स था नसीरुद्दीन, इसके बैठने की वजह से क्या हो गया था कि ये इतना निरंकुश था कि अब कोई इसको इज्जत ही नहीं देता था, ठीक है ना। अब एक इमेज, बहुत बेकार सी इमेज बन गई थी, तो अब उस इमेज को सुधारना चाहता था ये, ठीक है। उस टाइम पे राजा की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, ये सब कुछ कंट्रोल में अपने लिए हुआ था, तो राजा का बहुत ज़्यादा वैल्यू थी नहीं कि निर्णय बलबन ले रहा था, और बलबन के इक्विवेलेंट तुर्क सरदार थे, तो बलबन को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से क्या था कि राजा की बहुत ज़्यादा वैल्यू रह नहीं गई थी, वो सम्मान नहीं था कि लोग राजा से डरें, वो डर नहीं था। इसका टारगेट था कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पहले लोगों के अंदर ये पैदा करेंगे, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों के अंदर एक डर होगा कि राजा के सामने हम कैसे बोलें, कैसे रिप्रेजेंट करें, ये खौफ उनके अंदर होना चाहिए, नहीं तो वो फिर वो सम्मान नहीं करेंगे। तो इसका ये टारगेट था, ये पहले से ही माइंडसेट बना के रखा था, और इसके लिए इसने बहुत त्याग किया, से बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की। जैसे उसने शराब पीना छोड़ दिया, लोगों के साथ ऐसे उठना बैठना छोड़ दिया, ईजिली किसी से मिलना ही छोड़ दिया। एक कहा जाता है कि एक अमीर था, अमीर तुर्क अमीर था वहाँ पे दिल्ली में, उसने पूरी की पूरी संपत्ति बलबन को देने के लिए बोल दी कि हम आपको पूरी की पूरी अपनी संपत्ति दे देंगे, आप हमसे एक बार मिल लीजिए। बलबन ने मना कर दिया, ठीक है। जब उसका संदेश आया बलबन के पास, बलबन ने मना कर दिया। बलबन एक ऐसी इमेज बना के रखना चाहता था कि लोगों के नज़र में एक भय हो, सम्मान हो, लोग ये सोचे कि हाँ ठीक है वो राजा है, उसके आने के बाद सब लोग खड़े हो जाएं, इस तरह के। इसीलिए उसने जो है सजदा और पैबोज जैसी जो है कठोर दरबारी शिष्टाचार शुरू किया, जो ईरान वगैरह में चल रहा था। अब सजदा, सब लोग सर झुकाएंगे, अब तुम अमीर हो गरीब हो वो तो ठीक है, मायने नहीं रखता, लेकिन तुर्क के जो अमीर, जो चहलगामी के सदस्य थे, जो अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे मानते थे, उन सबको सर झुकाना पड़ता था। इसकी वजह से इसने ऐसा माहौल बना दिया था कि सबको इसके सब, अब वो सर झुकाएंगे, जो 40 सदस्य थे उसमें जो सदस्य बचे हुए थे, वो अगर सर झुकाते हैं राजा के सामने, तो आम जनता के लिए तो ये संदेश जाएगा ही कि आपको सम्मान करना, और या फिर उससे नीचे के जो छोटे पदों पे लोग हैं उनको सम्मान करना है। तो उसने ये कठोर रणनीति अपनाई, ठीक है। लोगों से मिलना ही बंद कर दिया, और अपने आप को जो है अल्लाह का प्रतिनिधि बनाया। जब अल्लाह का प्रतिनिधि बताया, ताकि जनता के अंदर जो है उसके लिए सम्मान हो, उसके लिए उसने बोला कि मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूँ। और जिल्ले इलाही, मतलब उसने बोला जो सुल्तान होता है वो सीधे सीधे जो है ऊपर वाले का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि लोगों के अंदर, जो पब्लिक थी, उनके अंदर एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की कि जो सुल्तान है वही सब कुछ है आपके लिए, ठीक है। और इन लोगों को, जो लोग थे जो इसको चैलेंज कर रहे थे, इसके रिस्पेक्ट, इसके वैल्यू को, इसके रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, इसके पोस्ट को जो चैलेंज करने वाले लोग थे, जो मतलब आंख दिखा सकते थे, उनको धीरे धीरे इसने निपटाना शुरू कर दिया, ठीक है। 40 के 40 लोगों को निपटा दिया, और चहलगामी पूरी तरह से ख़त्म कर दी। उसकी चहलगानी की जगह दूसरे लोगों को बिठा दिया, अपने लोगों को बिठा दिया, जो बहुत निम्न स्तर से आते थे, कभी भी सुल्तान के सामने बोल नहीं सकते थे,
जस्ट लाइक रबड़ स्टैम्प जैसे लोगों को उनकी जगह पे बिठा दिया। तो ये कहा जाता है कि सलगामी का सर्वनाश करने वाला जो है बलबन ही था। ये आपके इतिहास में बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी चीज़, बलबन ने नौरोज़ जो है फारसी त्यौहार की शुरुआत की। ये आपके प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेंगे, अगर बलबन से प्रश्न आया तो 2 ही 3 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक है, एक ये है, उसके बाद लाहौर रक्त इनकी नीति अपनाई, ये भी है एक क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अब राजा जो है ना, राजा ने अपनी शक्ति को जो है ऐसा बना दिया था कि शक्तियों को निर्भर, पहले क्या था कि चहलगामी बड़े बड़े जो लोग थे, महान लोग थे, मतलब जो अमीर थे, तुर्क सरदार थे, वो मेन लीडर हुआ करते थे, वही उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ था। तो उनको धीरे से इसने बलबन ने साइड कर दिया। अब ये उसने बना दिया कि ऐसा नहीं है कि जो बड़े लोग हैं उन्हीं वही सरकार में जो सहभागी रहेंगे। तो उसने क्या किया, छोटे छोटे लोगों को भी ऐसे पद दे दिए ताकि उनका अपमान किया जा सके। जो लोग बड़े सरदार थे उनका अपमान किया गया, क्योंकि इसका टारगेट था कि अगर उनका अपमान होगा तभी राजा का सम्मान होगा, और इसने किया भी ऐसा। अब अवध के, आप इसका एग्जाम्पल देख ले, अवध के इक़्तिदार थे आमीन खां। उसने बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां को, जो इक़्तिदार थे अवध के, उनको भेजा था। वहाँ तुगरील बेग था, जिससे उसका ये सामना हुआ, जिसकी वजह से वो भाग आया। कहा जाता है उसमें विफल हुआ विद्रोह दबाने में। तो जब वो वापस आया तो उसको अवध में, जिसे अवध का नवाब था, तो उसको अयोध्या में कहा जाता है गेट पे। अब वो गेट जहाँ भी रहे अयोध्या का, अयोध्या के गेट पे उसको टांग दिया था मृत्युदंड देके। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब इसको एक तरह से क्या है कि इसने जो है जो भी लोगों को दंड दिया वो जनता के सामने दिया। इसने अपने भाई को भी नहीं बख्शा, चचेरे भाई शेर खान को जो है, जो मंगोलों के खिलाफ लड़ा था। कहा जाता है कि लड़ा था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंगोलों की तरफ से लड़ा था, मतलब इसने मंगोलों की मदद की थी। लेकिन जो भी हो, इसको संदेह था अपने चचेरे भाई पे, जिसको जहर दे के इसने मार दिया शेर खान को, ठीक है। तो इसने जो है अवध के नवाब को मृत्युदंड दिया और जनता के सामने एक सिंबल के रूप में इस अयोध्या के गेट पे टांग दिया, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल ये भी था कि बदायूं का जो इक़्तिदार था मलिक बकबक, उसने क्या किया था, अपने एक दास को यानी गुलाम को मार दिया था, ठीक है। कोड़े से मारा था और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको ऐसी सज़ा दी गई थी कि जनता के सामने 500 कोड़े मारे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो जो है, जो पीड़ित है, जो व्यक्ति मरा है, उसकी जो वाइफ है, उसको ये धन भी देंगे। और हुआ भी यही। तो बदायूं के जो इक़्तिदार थे, उनको 500 कोड़े मारे गए। फिर उन्होंने जो है एक बहुत सारा धन उस विधवा को दिया और मुक्ति पाई। लेकिन उस शर्म की वजह से पूरी ज़िंदगी ये अपने महल से बाहर नहीं निकले, अपने फोर्ट से, और जीवन पर्यंत उसी में रहे और उनकी मृत्यु भी उसी में हुई। वो शर्म के मारे बाहर नहीं निकले। तो आप समझ सकते हैं कि इसने एक लोगों के अंदर भय और जनता के सामने एक ऐसा सिंबल क्रिएट करना चाहता था कि मतलब एक ऐसा राजा जो न्यायप्रिय है, ठीक है। तो एक ऐसा सिंबल दिखाना चाहता था और इसमें काफ़ी हद तक ये सफल भी हुआ। अगर आप बलबन के देखेंगे कि बलबन ने अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत सेक्रीफाइस की। जैसे मैंने बोला, उसने शराब छोड़ दी, उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया, तुर्की एक अमीर के बारे में बताया जिससे उसने मिलने से मना कर दिया। तो ऐसा मुश्किल हो गया था, उससे मिलना ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, पूरे प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता। तो वो अपने आप को एक इस लेवल पे ले गया था कि लोग उससे मिलने चाहते थे लेकिन वो लोगों से नहीं मिलता था, ठीक है। तो उसने एक अपना एक ओहदा बना के रखा था। वो जो सम्मान जो चला गया था, वो सम्मान वो वापस लाना चाहता था, ठीक है। और अब इस प्रतिष्ठा को देखते हुए लोगों में जो प्राचीन जो मतलब प्रभुत्व संपन्न जो लोग थे, जिनका एक अधिकार था, जैसे बोला जो अमीर लोग थे, जो अपने आप को मालिक समझते थे सब कुछ, उनका अधिकार एक तरह से इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। और उसने जो है निम्न वर्ग के तुर्कों को भी महत्वपूर्ण पदों पर रखा और 40 के समकक्ष मैंने बताया कि एक टीम बनाई जिसमें उसे शामिल कर दिया गया, ठीक है। लौ और रक्त की नीति अपनाई, क्योंकि किसी को भी सज़ा देने में पीछे नहीं हटता था, बर्बर तरीके से। मैंने ये जो भी चीज़ें बताई कि उसकी कोई भी इसके सामने जो है टिकता नहीं था। तो वो इस मामले में नहीं था कि लोगों को मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जाए, ठीक है। वो लौ और रक्त नीति अपनाता था। उसका एग्जाम्पल बहुत सारे जो शेर खान थे या बाकी लोग थे, बहुत लोगों को मृत्यु दंड दिया उसने, ठीक है। उसका जब ये जब बूढ़ा हो गया तो इसका जो योग्य पुत्र था शहजाद, ठीक है ना, वो
जो मंगोलों के आक्रमण को रोकने की कोशिश की और उसकी उसी में मृत्यु हो गई। ठीक है, और वो बहुत योग्य पुत्र था इसका, शहजाद। ठीक है, अब इसके जब उसकी मृत्यु हो गई तो इसने अपने बेटे को कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, और 1287 में इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद जो है, उससे पहले की एक और घटना है कि इसने एक और काम किया था कि जो भी सैनिक, मतलब जो भी विधवाएं थीं और सेना में लोगों ने काम किया था, जिनके पास और कुछ ऐसे और भी लोग थे जिनको राज्य की ज़मीनें मिली हुई थी, तो उसका उपयोग देखते हुए कि कौन कैसा उपयोग कर रहा है, अगर वो उसमें सही नहीं पाया जाता तो वो सारी ज़मीनें इसने वापस ले ली, विधवाओं से भी ज़मीनें वापस ले ली। तो वो सब गए फ़खरुद्दीन के पास, जो दिल्ली के कोतवाल थे और तुर्क सरदारों में से एक थे। तो कहा जाता है कि बलबन उनका बहुत सम्मान करता था। तो उनका सम्मान करने की वजह से क्या था कि लोग उनके पास चले गए कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने बलबन से कहा, तो बलबन एकमात्र उन्हीं की बात मानता था और बलबन ने उनकी बात मानते हुए और ये अपनी प्रथा वापस ले ली। ठीक है, ये नियम वापस लेते, ये भी एक तरह से फ्लॉप ही हुआ। तो जब ये बीमार पड़ा, जब इसकी मृत्यु हो गई, इसने कैखुसरो को जो अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो फ़खरुद्दीन इसे पसंद नहीं करता था। फ़खरुद्दीन इसे पसंद नहीं करता था, तो उसने क्या किया कि इसे डरा धमका कर वहाँ से इसको मुल्तान भेज दिया। अब आप बलबन पे जिसका जोर चल रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली वो कितना पावरफुल रहा होगा। उसने इनको जो है मुल्तान भेज दिया और कैकुबाद को वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया। कैकुबाद को सुल्तान घोषित कर दिया और फ़खरुद्दीन का जो दामाद था इनका नाइब बन गया। ठीक है, एक तरह से प्रधानमंत्री बन गया। अब कैकुबाद के बारे में अब समझिए, कैकुबाद इसका पुत्र था बलबन का। बलबन का एक बेटा था जो बुगरा खां, जो कोलकाता में, जो बंगाल का इक़्तिदार था, उसका बेटा था। इसको ट्रेंड ही कैकुबाद को किया था बलबन ने इसी के दिन के लिए कि कल को ये सुल्तान बनेगा। तो ऐसी उसकी ट्रेनिंग हुई थी क्योंकि 17 साल तक तो उसने किसी महिला का चेहरा नहीं देखा था, कभी मदिरा से और ऐसी चीज़ों से, नशे से बहुत दूर था, जिसके आसपास ही कभी नहीं गया था। ठीक है, इन सब से उसको बहुत दूर रखा था और बहुत कड़े संघर्ष के साथ उसका जो है बचपन कटा था, क्योंकि उसको बहुत हैवी ट्रेनिंग दी गई थी हर तरह से। बलबन ने उसे पूर्ण रूप से ट्रेंड किया था। ठीक है, एक वॉरियर की तरह। लेकिन हुआ उसका उल्टा, बलबन मर गया, उसको सब सुल्तान बनाया गया, तो उसका महिलाओं से और अल्कोहल से और इन चीज़ों से एक साथ सामना हो गया। तो जब उसका एक साथ सामना हो गया तो उसको लगा कि जीवन इसी में है, जन्नत तो यहाँ है, अब तक जो हम जी रहे थे तो कुछ था ही नहीं, वो तो जंगल के जैसा राज था, अब ये जन्नत है। वो उसमें पूरी तरीके से खो गया। अब उसके खोने के बाद जो था नाइब, जो फ़खरुद्दीन का दामाद था निज़ामुद्दीन, उसके कंट्रोल में सब कुछ आ गया। उसने पूरे तरह से इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब कैकुबाद के साथ क्या था कि कैकुबाद का जो पिता था वो बंगाल का इक़्तिदार था, यानी सूबेदार था। ठीक है, कौन? बुगरा खां। उसको ये बात पता चली कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है और वो मांस मदिरा और फिर महिलाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और विलासतापूर्ण जीवन जी रहा है। तो उसको ये लगा कि अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने क्या किया, बहुत सारे पत्र लिखे, पत्र संदेश भेजा। लेकिन चूंकि सब कुछ नियंत्रण किसका था, उस टाइम नियंत्रण था निज़ामुद्दीन का। तो निज़ामुद्दीन ने क्या किया, कोई भी पत्र इस तक पहुंचने नहीं दिया। एक तरह से कहें कोई भी संदेश जो है कैकुबाद तो को नहीं मिला, कुछ मिले भी तो कैकुबाद समझने से इनकार कर दिया। फिर इससे जो है मिलना चाहते थे बुगरा खां, तो इसको लगा कि हमारे खिलाफ युद्ध है। निज़ामुद्दीन ने भड़का दिया कि वो युद्ध लड़ना चाहते हैं और यहाँ की सत्ता अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो पूरी सेना के साथ गया और इन दोनों लोगों की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। फिर भी बुगरा खां ने एकदम समझदारी दिखाते हुए बहुत रिक्वेस्ट की और कुछ तुर्क सरदारों से रिक्वेस्ट की कि हमें एक बार मिलने दिया जाए। ठीक है, तो इनसे बात करके कैकुबाद से मिलना संभव हो पाया। जब कैकुबाद से वो मिला तो कैकुबाद शर्मिंदा हो गया। उसको पता ही नहीं था कि उसका पिता उसको किस लिए मिलना चाहता है, क्या था, क्योंकि निज़ामुद्दीन ने जो उसके कान भरे थे वो वही सोच रहा था। जब वो मिला तो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने प्रण ले लिया कि निज़ामुद्दीन से तो मैं छुटकारा पा ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो। उसने समझाया कि तुम्हें जो राज्य मिला उसको तुम चलाओ और उससे छुटकारा पाओ और अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाओ और ये विलासतापूर्ण जीवन छोड़ दो। ठीक है, अब विलासतापूर्ण जीवन आप सोचिए, बलबन ने कितना बड़ा त्याग करके अपने आप को कहाँ लेके गया था और ये वो उसको कहाँ लेके वापस चला गया। तो फिर उसने जब प्रण ले लिया कि हम ऐसा ही करेंगे, तो उसने निज़ामुद्दीन से तो छुटकारा पा लिया। निज़ामुद्दीन को मुल्तान भेजने के लिए बोला, मतलब मुल्तान जाने के लिए बोला, नाइब के पद से हटा दिया।
तो मुल्तान जाने से मना करने के बाद जो है उसको आनाकानी कर रहा था, उसको जहर दिलवा दिया और वो मर गया। उसका परिवार अभी वहाँ था, लेकिन राजमहल में उसका परिवार था, उसको निज़ामुद्दीन को मार दिया गया। उसके बाद इसको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 15 दिन बाद फिर ये विलासतापूर्ण जीवन में अपना बिजी हो गया। इसने जो है अपना सेनापति बनाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ठीक है, और इसको जो है बुलंदशहर का इक़्तिदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। अब कैकूबाद जो है अल्कोहल बहुत लगातार लेता रहा तो उसको लकवा मार गया। तो तुर्क सरदारों ने इसे अयोग्य समझकर इसके बेटे को क्यूमर्स को शमसुद्दीन नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। अब शमसुद्दीन नाम से सुल्तान घोषित कर दे, इसमें जो फखरुद्दीन का परिवार था, फखरुद्दीन का जो दामाद था निज़ामुद्दीन, उसके परिवार के लोग जो है एक तरह से इसके शमसुद्दीन के संरक्षक बने हुए थे। तो जलालुद्दीन को जब ये पता चला, जलालुद्दीन अपनी सेना लेके फिर आया, फिर उसने अपने आप को संरक्षक घोषित कर दिया, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके, और उसके बाद जो है एक क्यूमर्स को मार दिया। क्यूमर्स को मारने के बाद कैकूबाद को कहा जाता है कि इन सब ने जो है खिलजियों ने एक चद्दर में लपेट के यमुना में उठा के फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से गुलाम वंश का खात्मा हुआ, ठीक है, और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। और खिलजी वंश की संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे खिलजी के बारे में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, और इसी तरह से हम दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पैरेलल जो भी राजा रहे हैं अलग अलग वंश के पूरे भारत में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ दिन में आपकी वीडियो आने वाली हैं राज्य व्यवस्था की, पॉलिटी की, और पॉलिटी के उसके बाद बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, हिस्ट्री पॉलिटी मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे को देखते हुए बहुत सारे लगभग 1000 क्वेश्चंस को कराने का टारगेट है हमारा, और वो आपको मिलेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और एनर्जी मिलेगी। इससे हमें ये टारगेट हम और तय कर पाएंगे कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से भी इस पर काम कर पाएंगे। इस वीडियो को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, पूरा ये दिल्ली सल्तनत हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। मध्यकालीन भारत एक बार पूरा हो जाएगा तो फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंशिएंट पे जाएंगे, क्योंकि एंशिएंट हमने इसलिए नहीं शुरू किया, बोरिंग है। एंशिएंट में बहुत सारे प्रश्न आते भी नहीं हैं। एंशिएंट में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड, या फिर अशोका के जो भी शिलालेख है उनके बारे में है, मौर्य साम्राज्य के बारे में है, और हर्षवर्धन तक जो भी चीज़ें हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे। लेकिन ये एक बार ख़त्म कर लें उसके बाद, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।